Hi guys, welcome back to Humanities की दुनिया. This is all about contemporary power politics. Contemporary power politics. सब पहले कहना चाहता था इसको हम बोलते थे कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड दो पार्ट से बट के सिर्फ एक पावर में आ गया जिसको हमने बोला हेजमनी. हेजमनी भी ज्यादा नहीं चली, वो खत्म हो गया, वर्ल्ड बढ़ गया किन कुछ पावर्स के हाथ पे. आपने कहा आज का जो वर्ल्ड है उसे मल्टी पोलर वर्ल्ड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक या दो पावर्स ही हैं, कुछ पावरफुल कंट्रीज है या कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो डील कर रही है. ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बोलूं तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पावरफुल दिखती है, वो है यूरोपियन यूनियन. यू कैन नॉट से दैट कि यार कोई और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन कंपेल कर सकती है किसको? यूरोपियन यूनियन को. नो, देयर इज नो अदर ऑर्गेनाइजेशन एज पावरफुल एज यूरोपियन यूनियन. लेकिन कहता है जैसे जिस आदमी की पॉजिटिव तो उसका कुछ नेगेटिव भी होता है, तो कमियां सब में, वेदर इट्स इंडिया, रशिया, चाइना, ओ आई मस्ट से यूरोपियन यूनियन. तो इस सारी की सारी कंट्रीज को क्लियर करना है. आई कैन नॉट लीव जापान बिहाइंड क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रांग है. लेकिन आज का सिनेरियो आप बोलते हो कुछ और चल रहा है, तो डिफाइन करना, तो इस चैप्टर को हम समझेंगे क्या कह रहा है चैप्टर और हम कैसे क्लियर कर सकते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, यू टॉक अबाउट मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स आफ्टर द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड बना अलग अलग पावर्स में, सब यूएस को यहां मेंशन नहीं करें क्योंकि यूएस सबको पता है कि आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है. लेकिन यूएस के बाद वर्ल्ड किन पावर से बढ़ता है उसको डिस्कस करता है चैप्टर. सबसे पहले बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की. यूरोपियन यूनियन जिसका पार्ट सर यूएस नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन, यूरोप की कंट्रीज, और इन्होंने मिलके अपनी कंट्रीज में एक ही करेंसी को डिफाइन किया, एक करेंसी बना ली. उस करेंसी को इन्होंने थ्रू आउट द यूरोप चलाया. तो आपको से यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेंथ है, ये ट्रेड में डील करते हैं. दे ट्रेड. अच्छा, इनकी पॉलिसीज भी एक होती है, सिक्योरिटी पॉलिसीज एक है इनकी, इनकी सारी सर्विसेज की पॉलिसीज भी एक रहेंगी. आपने कहा हाउ टू डिफाइन यूरोपियन यूनियन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग कहता फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 टू एंश्योर पीस. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. टू एंश्योर पीस. कहता हैज इट्स ओन करेंसी यूरो. इन्होंने अपनी करेंसी बनाई, इसका नाम यूरो दिया गया. आज भी चेक करो तो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी में आती है यूरो. देन वी हैव द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, नो डाउट अबाउट इट. यूरोपियंस हैव अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. क्या है कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी. इनकी सिक्योरिटी और कॉमन पॉलिसी भी एक ही रहेगी. तो फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी भी पूरी यूरोपियन यूनियन की एक ही. अभी आप आते हो नेक्स्ट पॉइंट पे. जैसे मैंने बोला कि हर पावरफुल की कुछ ना कुछ कमी तो होती है, तो इनकी कमी भी है. जैसे कि नो फुल पॉलिटिकल यूनिटी. सारे साथ हैं लेकिन फिर भी साथ नहीं है, कोई ना कोई इधर उधर जाने की कोशिश कर जाता है. यूरोपियन यूनियन कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है. नंबर 2 कह रहा डिफरेंस अमंग मेंबर कंट्रीज. हर मेंबर कंट्री में एक दूसरे कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, तो ये मैटर करता है कि जब वो डिफरेंस रहेगा तो यूनिटी नहीं रहने वाली. तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम इन यूरोपियन यूनियन. आई होप यू गेट द पॉइंट. बट अगर मुझे एक वर्ड में डिफाइन करना हो यूरोपियन यूनियन को एज कंपेयर टू ऑल अदर नेशन, मैं डिफाइन करूंगा एज ए यूनिटी. यस, इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ यूनिटी जो आप लोगों को बताना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन ने डिफाइन किया था यूनिटी को. आई होप यहां पे पूरा क्लियर हुआ. जंप आउट नेक्स्ट पार्ट. चाइना, a major player, a strong player in the world. आप बोलो यूनिपोलर वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में से एक चाइना है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं. आप किसी भी कंट्री में रहते हो, यू कैन नॉट से नो टू द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइना एज अ मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड. आप चाइना द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. सो ये कहां से शुरू और कहां पहुंचा? 1978 में इसने इकोनॉमी रिफॉर्म किया. उसके बाद इसने स्पीड पकड़ी. नोबडी कैन इवन टच द स्पीड ऑफ चाइना, नॉट इवन यूएस. यहां बात करते हो सब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, शिफ्ट फ्रॉम सोशलिज्म टू मार्केट इकोनॉमी. ये सोशलिस्ट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी पूरा रेफर हुआ. सर आप बोलते हो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पे. गवर्नमेंट इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जहां आप मार्केट के हिसाब से चीजों डिफाइन करते हो. 1978 के रिफॉर्म्स को अच्छे से क्लियर करना जब चाइना की बात करते हो. देन द मेजर ग्लोबल ट्रेड पावर हैज नॉट. आपने कहा ना सर, जहां हम आज कहते हैं कि पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन. इंडिया ने भी कुछ टाइम पहले ही इसको सरपास किया पॉपुलेशन में, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन चाइना की. ह्यूज पॉपुलेशन, वर्कफोर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, नो डाउट अबाउट इट. वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक मेजर हब है चाइना. Along with this, क्या था ग्लोबल इन्फ्लुएंस. का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस.
दैट इज ऑल्सो ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब एज सच हमने बात की यूरोपियन यूनियन की, वहां कुछ कमी है तो कमी है यहां भी है। जो ह्यूज पॉपुलेशन है वो बुरी है, सॉरी, एज पॉपुलेशन चाइना की। चाइना का आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं होने वाला। रियलिटी है कि उसकी जो पॉपुलेशन वो एज है। Here the reason, one party system, regional inequality, age population, and then अगर मुझे इसको डिफाइन करना है in one particular word, I'm going to define it, growth। चाइना दिखाए दुनिया को that what is growth। पिछले 50 साल देखोगे तो चाइना से ज्यादा ग्रोथ किसी कंट्री ने नहीं की। सो आई होप यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और चाइना का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर लिखना, अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए एंड रियली लग रहा है कि हाँ फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली सो दैट वी वर्क टुगेदर एंड मेक अ बिग नेम इन ह्यूमैनिटीज। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सर जापान। यू कैन नॉट लीव जापान। अब सर जापान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी वाइज आज भी, कल भी या कभी भी जापान के आगे पीछे कोई नहीं। हाँ वो तो सर सबसे बड़ा एग्जांपल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जापान ने अपना को रीबिल्ड किया और आज भी दुनिया का कोई भी नेशन टेक्नोलॉजी जापान को कंपेल नहीं कर सकता। सो आप बोलते हो सर आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर, टेक्नोलॉजी जापान की सबसे ऊपर, एंड दैट इज द की पॉइंट फॉर जापान। After World War II rebuilt rapidly, known for the technical innovations, advanced industry, high standards living, strong global trade. Yes, strong global trade. लेकिन माइनस भी था। इसने वर्ल्ड वॉर टू के बाद ना वेपन्स में इन्वेस्ट नहीं किया, इसने मिलिट्री में कोई इन्वेस्ट नहीं किया, अपने को सेफ गेम खेल रहा था। बिल्कुल बस टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहा है। Nowadays जैसे सिनेरियो चेंज हो वर्ल्ड का, तो हाँ इसने भी चेंज करना शुरू किया, लेकिन इसकी लिमिटेशन में आता है डिपेंडेंट इंपोर्ट्स, पूरी तरह से डिपेंड करता है इंपोर्ट्स पे। अपना कुछ है इसका जगह भी नहीं है अपनी, तो इंपोर्ट पे पूरी डिपेंड करता है। नंबर 2 दैट इज रियल इम्पोर्टेंट, एजिंग पॉपुलेशन। सेम रॉन्ग विद चाइना टू, यहाँ पे पॉपुलेशन के साथ भी एजिंग है, जो आने लगे में शायद गर्भ हो सकती है। तो यहाँ पे तो पॉपुलेशन कम हो रही है बढ़ने की जगह, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर जापान। वो इसके ऊपर काम कर रहा है शुरू कर चुके हैं। सर अगर आप बात करो वन वर्ड, टेक्नोलॉजी फॉर जापान। यस ऑनेस्टली देयर इज नो डाउट कि पोटेंशियल, या अगर मैं बोलूं टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी डिफेंड करती है पूरी तरह से जापान को। कम अप टू द मेजर प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। से वो मेजर प्लेयर यूएस के बाद जो आया, यूएस का सक्सेसर बना, दैट्स रशिया। रशिया सक्सेसर बना यूएसएसआर का, लेकिन आते इसने अपनी पावर दिखाई, इसको बहुत कुछ मिला। क्या रशिया द सक्सेसर, यूएसएसआर मेजर मिलिट्री पावर, दुनिया में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स में से दूसरे तीसरे नंबर पे आज भी रशिया आती। कम टू नेक्स्ट वन, ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज, गैस लाइन, ऑयल, ऑल दैट। सर नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, बाकी चीजें, रशिया बहुत बड़ा प्रोग्राम इसके पास का। देन वी हैव द न्यूक्लियर पावर्स। इस तरह न्यूक्लियर पावर तो यूएस के पास भी नहीं, तो न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा रशिया के पास है। देन परमानेंट यूएनएससी मेंबरशिप, जो चाइना के पास भी है, रशिया के पास भी, यूएस पास ऑलरेडी है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, ये 5 ही हैं जिनके पास है। जापान छठा होगा, जो हमारा लास्ट पार्ट था उसके पास नहीं है यूएनएससी मेंबरशिप। लेकिन इसके नेगेटिव क्या रशिया के, सर वीक इकोनॉमी। इसकी इकोनॉमी वीक थी तब भी आज भी। नंबर 2 पॉलिटिकल इश्यूज, ये दुनिया को नहीं दिखते क्योंकि रशिया अपने पॉलिटिकल इश्यूज को बात पब्लिकली नहीं होने देता। Come to the next nation, and that's proud to be is our own nation, India. आप तो इंडिया क्या स्टैंड करता है इन पॉज के आगे? डेफिनेटली स्टैंड करता है और बहुत अच्छे स्टैंड करता है। द रीजन बिहाइंड इट, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिनेरियो इंडिया का। ह्यूज मिलिट्री पावर, along with कहता फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, is the fastest growing economy from last 2 decades. Here we have the strong military power, growing IT and service sector. IT में आज के डेट में इंडिया को वर्ल्ड में कोई कंट्री चैलेंज नहीं कर सकती। We are the best in IT sector. And then young population, यहां पे इंडिया सबसे आगे, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है यंग पॉपुलेशन, एंड इंडिया इज द नंबर 1 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। सॉरी पॉल्यूटेड तो कह सकता हूं, गलत नहीं है, पॉपुलेशन तो नंबर 1 है, पॉल्यूटेड भी है, तो ये हमारे पास नेगेटिव में डालना है पॉल्यूशन को।
अब यहाँ पे आगे हमारे पास नेगेटिव इंडिया के पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज। इनकम है, ऐसा नहीं इनकम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी। 90% इनकम सिर्फ 5-7% लोगों के पास है, बाकी सारे 2-4% में काम कर रहे हैं। सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है इंडिया में, जिनको डिफाइन किया। अगर इंडिया को डिफाइन करना हो वन वर्ड में, हम कहेंगे पोटेंशियल। रशिया का रह गया था, उसको हम बोलेंगे पावर। सो ये हमें क्लियर करना है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप यहाँ पे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्या